आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। यदि हम बात करें तो रेखीय उपभोग फलन के अंतर्गत शून्य आय पर भी, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि ये एक रेखीय उपभोग फलन है जहाँ पर ये आय, इस तरफ आय का स्तर हमने देखा है एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर हम उपभोग कितना किया जाता है वो देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आय का स्तर यहाँ शून्य है तो ऐसी स्थिति में भी ए जितनी आय यानी शून्य आय पर भी इतना इसी पॉइंट तक उपभोग किया जाता है, अर्थात शून्य आय पर भी उपभोग धनात्मक है। इसका मतलब C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, अर्थात उपभोग कितना किया जाएगा ए और प्लस बी वाई का। यहाँ जो ए उपभोग हैं जिसे कि ये दर्शाया गया है इस मात्रा से, ये कितना उपभोग है ए उपभोग है जो आय पर निर्भर नहीं करता है, और प्लस वो उपभोग जो आय पर निर्भर करता है और वो बी वाई है। तो ए स्वायत्त उपभोग को बताता है और बी प्लस बी वाई जो आय पर निर्भर करता है वह उपभोग है। तो ये स्थितियाँ यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि यदि आय शून्य है तब भी एक मात्रा जितना, इस ए जितना उपभोग तो किया ही जाता है, यानी शून्य आय होने पर भी औसत उपभोग प्रवृत्ति ऐसी स्थिति में क्या होगी, अनंत होगी। अनंत क्यों होगी? क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, सी बाय वाई। क्या होगी, सी बाय वाई। अब अगर वाई शून्य है तो ऐसी स्थिति में कितनी भी मात्रा में छोटा सा भी उपभोग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एपीसी आपकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसीलिए एपीसी क्या होगी, अनंत होगी और उसके बाद गिरती हुई होगी। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में औसत उपभोग प्रवृत्ति अनंत होगी, फिर गिरने लगेगी, और औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ज़्यादा रहेगी, अर्थात एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी होगा। जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के सारे स्तरों पर अल्पकाल में स्थिर भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, किंतु इकाई से कम और शून्य से ज़्यादा रहती हैं, अर्थात 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, अर्थात 0 से 1 के बीच में कहीं न कहीं होगी। इन स्थितियों में ये हमने अल्पकाल की बात करी। यदि मान लीजिए दीर्घकाल की स्थितियां हैं तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में उपभोग फलन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू बी वाई, यानी यहाँ हम ए की बात नहीं कर रहे हैं, उपभोग जो कि आय पर निर्भर करता है वहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों आय के प्रत्येक स्तर पर क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। यहाँ पर आय के प्रत्येक स्तर पर एपीसी और एमपीसी क्या होगी, स्थिर होगी, और इसके साथ साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये चूँकि यहाँ जो परिवर्तन है वही औसत उपभोग प्रवृत्ति और वही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताएगा। तो ऐसी स्थिति में एपीसी और एमपीसी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि उपभोग फलन रेखा, ये तो बात हमारी हुई कि यह दीर्घकाल में और अल्पकाल में किस तरीके से औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती हैं। यदि उपभोग फलन मूल बिंदु के नीचे लंबवत अक्ष को काटता हुआ हो, अर्थात उपभोग फलन किस तरीके का हो, इस तरीके का हो। यहाँ आप ये देखिए, ये शून्य आय
ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट पर आय वाई अक्ष पर कितनी है, 0 है, इधर नीचे ऋणात्मक है और इस तरफ धनात्मक है। तो यदि उपभोग फलन रेखा मूल बिंदु के नीचे लंबवत अक्ष यानी इस वर्टिकल एक्सिस को काटती हुई अगर रेखा होती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा उपभोग फलन क्या हो जाएगा, -a + by होगा, क्योंकि यहाँ a क्या है आपका, देखिए ऋणात्मक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, -a + by होता है। और औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती हुई होती हैं और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऐसी स्थिति में क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। और आय के विभिन्न स्तरों पर औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी APC और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC से क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी APC इज़ लेस देन MPC होगा। इसी को इस डायग्राम में हम इन जो तीनों डायग्राम मैंने अभी आपको बताया, अल्पकाल, दीर्घकाल और यदि आपका उपभोग फलन मूल बिंदु के नीचे लंबवत अक्ष को काटे, तो इन तीनों ही स्थितियों में यदि अल्पकाल की हम बात करते हैं तो APC क्या होगी, गिरती हुई होगी और MPC से क्या होगी, अधिक होगी। जैसा कि हमने पहले वाले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखा, उसमें क्या होगा, APC गिरती हुई लेकिन MPC से ज़्यादा होगी। सेकंड जो डायग्राम मैंने आपको बताया उसमें APC स्थिर और MPC के बराबर होगी। और जो तीसरा डायग्राम हमने देखा जहाँ उपभोग फलन रेखा मूल बिंदु के नीचे लंबवत अक्ष को काटती हुई होती हैं और जहाँ हमारा फंक्शन जो होता है वो होगा C = a + by। यहाँ आप ये तीनों चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि इसमें आपका फंक्शन क्या होगा, उपभोग फलन यानी कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, C = a + by होगा। इस दूसरी स्थिति में आपका कंजम्पशन फंक्शन किस तरीके का होगा, C = by होगा। और तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, APC स्थिर और MPC के बराबर होगी, जबकि हमारा उपभोग फलन क्या हुआ, दीर्घकाल में C = by होगा। और यदि हमारा उपभोग फलन किस तरीके का हुआ, C = -a + by हुआ, तो ऐसी स्थिति में MPC बढ़ती हुई किंतु APC से क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं यदि उपभोग फलन वक्राकार हो तो ऐसी स्थिति में MPC और APC के संबंध को हम किस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ आप इस डायग्राम को पहले समझ लीजिए। रेखीय उपभोग फलन यानी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की अवस्था में क्या होता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध को बताने के लिए हम वक्राकार उपभोग फलन के अंतर्गत APC और MPC के संबंध की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये कर्व डायग्राम आपको CC जो डायग्राम दिख रहा है वो वक्राकार उपभोग फलन को बताता है। इसके अंतर्गत उपभोग फलन के किसी भी बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य और उस बिंदु से दोनों अक्षों के मूल बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के ढाल के बराबर होता है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य उपभोग फलन के उस विशिष्ट बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो कि यहाँ आपको AB के रूप में नज़र आ रही हैं, उसके आधार पर इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, ये आपका CC जो है वो उपभोग वक्र है, वक्राकार उपभोग फलन वक्र है। B बिंदु जो है उस बिंदु पर क्या हो रहा है, B बिंदु पर आय का स्तर कितना है, तो आय का स्तर आप कहाँ देख सकते हैं, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए इस B बिंदु पर आय कितनी है, Y1। और औसत उपभोग प्रवृत्ति का कितनी होगी, यानी APC का मूल्य कितना होगा, OB रेखा के ढाल के बराबर। तो ये OB रेखा, इस पॉइंट पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाकर जो ये लाइन खींची है, तो ये आपका क्या हो गया, लंब, ये वाला हिस्सा, और ये आपका आधार। तो इसके आधार पर हम APC ज्ञात
कर सकते हैं, यानी ओ बी रेखा के ढाल के बराबर होगा। जबकि एमपीसी क्या होगी, तो एमपीसी क्या करेंगे हम, ये जो आपका सीसी कर्व है इससे इसी बिंदु पर जहाँ पर ये आई डिसाइड हुई है, इसी बिंदु पर एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो हमारी क्या आ रही है, ए बी आ रही है। वो स्पर्श रेखा कौन सी है, ए बी। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य OY1I इस इनकम पर बी बिंदु से जो हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं उसके ढाल के बराबर होगा। जब हम वक्राकार उपभोग फलन बना रहे हैं, यानी ये जो सीसी वक्राकार उपभोग फलन बना रहे हैं, वो बी बिंदु पर ओ बी रेखा का ढाल स्पर्श रेखा ए बी के ढाल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ए बी के ढाल से ओ बी का ढाल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ढाल हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों ने इन डिफरेंस कर्व जब तटस्थता वक्र पढ़े थे तब ढाल के बारे में और डिटेल में पढ़ा था। लेकिन लंब ये हिस्सा क्या है, ये क्या बन गया आपका OBY1, ये क्या है, ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का BY यानी BY1 डिवाइडेड बाय OY1 अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इस OBY1 ट्राइंगल का स्लोप हमको पता, यानी इस रेखा का स्लोप, इस पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, BY1 डिवाइडेड बाय OY1 करेंगे। और ये जो स्लोप आया है बी बिंदु पर खींची गई रेखा का, ये इस स्पर्श रेखा का, तो ए बी का ढाल यहाँ पर क्या हुआ और ओ बी रेखा का ढाल क्या हुआ, BY1 डिवाइडेड बाय OY1। और अगर हमको ए बी रेखा का, इस रेखा का ढाल याद करना है तो हम कैसे करेंगे, ए बी का रेखा का ढाल याद करना है तो आप क्या करेंगे, BY1 डिवाइडेड बाय AY1, यानी ये पूरा हिस्सा दिस बाय ये हिस्सा प्लस ये पूरा हिस्सा AY1 का आप इसमें भाग देंगे। तो चूंकि AY1 की लंबाई यहाँ AY1 क्या है, ज़्यादा है और OY1 कम है, तो अगर ये कम है तो इसका स्लोप क्या होगा, BY1 डिवाइडेड बाय OY1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि BY1 डिवाइडेड बाय AY1 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि AY1 ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में APC क्या होगी, ज़्यादा होगी और MPC क्या होगी, कम होगी। और जब हम वक्राकार उपभोग फलन रेखा के ढाल के बारे में बात करते हैं तो आय के अलग अलग स्तरों पर बदलने के बाद भी हमेशा APC ज़्यादा रहेगी MPC की तुलना में। तो इस तरीके से हम अल्पकाल में, दीर्घकाल में और किसी भी उपभोग फलन के मूल बिंदु के नीचे वर्टिकल एक्सिस को काटने पर और वक्राकार होने पर, इन चारों ही स्थितियों में उपभोग फलन अलग अलग होगा और APC और MPC के संबंध पर भी उसका प्रभाव होगा। तो इस तरीके से हम APC और MPC के संबंध को अल्पकाल, दीर्घकाल और वक्राकार उपभोग फलन के होने पर इनके संबंध को समझ सकते हैं। अगली जो क्लास आप लोगों की होगी उसमें हम उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व, यानी ये जिस हम उपभोग प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं उसमें उससे कौन से तत्व हैं जो उसे निर्धारित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ और तत्व हैं, जिसमें सुरक्षा के उद्देश्य, दूरदर्शिता के उद्देश्य, गणना के उद्देश्य, सुधार के उद्देश्य, स्वाधीनता, उद्यम, गर्व का उद्देश्य, लोभ और कृपणता के उद्देश्य चीज़ हैं जो कि उपभोग फलन की प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा व्यवसायी और सरकारी उद्देश्य हैं, जिसमें उद्यम, तरलता, सुधार का उद्देश्य और वित्तीय बुद्धिमत्ता के उद्देश्य से उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण होता है। और इसके साथ ही कुछ वस्तुनिष्ठ तत्व हैं जिसमें अप्रत्याशित लाभ या हानि, राजकोषीय नीति, प्रत्याशाओं में परिवर्तन, ब्याज दर, मजदूरी स्तर में परिवर्तन, आय का वितरण,
आय अर्जन का स्वरूप, बचतों के प्रति मनोवृत्ति, तरल परिसंपत्ति धारण और पीकू प्रभाव, मौद्रिक भ्रम, कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता साख और निगमों की वित्तीय नीतियों के आधार पर उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्वों के बारे में बात करेंगे। और इस क्लास में आप APC, MPC, आप चाहें तो पिछले 1-2 वीडियो वापस देख लें तो आपको MPC और LPC क्या होती है ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पिछले आप वीडियो देख लीजिए APC, MPC वाले, और फिर आप इस वीडियो को देखिए और उसमें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इक्वेशंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहला जो इक्वेशन आपका बनेगा, जबकि APC घिरती हुई MPC से ज़्यादा होगी, C = A + BY, ये ध्यान रखना है आपको। APC स्थिर होगी, MPC के बराबर होगी, C = BY दीर्घकाल में, और APC बढ़ती हुई और MPC से कम होगी जब वो उसे मूल बिंदु के नीचे से लंबवत अक्ष पर काटता है उपभोग फलन। तो हर स्थिति में APC और MPC के संबंध को हम अल्पकाल में, दीर्घकाल में, वक्रीय होने पर अलग अलग तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।